स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। US प्रॉफिट फ्रॉम द मार्शल प्लान। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के अधिकांश देशों की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध में 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे और लाखों लोग रेफ्यूजी कैंप्स में खराब हालातों में रह रहे थे। एरियल बॉम्बिंग के चलते यूरोप के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स और मर्चेंट शिप्स पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। ऐसे में अमेरिका ने युद्ध के तुरंत बाद ही वेस्टर्न यूरोप के देशों के इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन और सोवियत रूस के यूरोप में बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस के जरिए मानवीय सहायता पहुंचाना शुरू कर दिया। परंतु 1946 तक अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन को लगने लगा था कि इस तरह वो यूरोप में सोवियत रूस के बढ़ते खतरे को नहीं रोक पाएंगे। इस खतरे से निपटने के लिए उन्होंने ट्रूमन डॉक्ट्रिन की घोषणा की। ट्रूमन डॉक्ट्रिन के अंतर्गत अमेरिका ने डेमोक्रेटिक कंट्रीज को अथॉरिटेरियन फोर्सेस के खिलाफ पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस देने का वादा किया। इसी डॉक्ट्रिन के तहत युद्ध से बर्बाद हो चुके यूरोपियन कंट्रीज के लिए यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम लाया गया, जिसे मार्शल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। मार्शल प्लान को अमेरिका के सबसे सफल यूएस एड प्रोग्राम्स में से एक माना जाता है। इसके तहत वेस्टर्न यूरोप के 18 देशों को इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूएस एड प्रदान की गई। इस प्लान के तहत 1948 से 1951 के बीच लगभग $13 बिलियन की सहायता दी गई। इससे वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार हुआ और यूरोपीय देश फिर से अपने पैरों पर खड़े होने लगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वृद्धि, करेंसी के स्टेबल होने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने से इन देशों में चल रहे सोशलिस्ट मूवमेंट की तरफ लोगों का रुझान कम होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप न सिर्फ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, बल्कि यूरोपियन इकोनॉमी के इंटीग्रेशन से इन देशों को एक कॉमन और फ्री मार्केट डेवलप करने में भी मदद मिली। अब यहां सवाल यह उठता है कि मार्शल प्लान से क्या सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज को ही लाभ हुआ या फिर इससे अमेरिका को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा हुआ? आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि मार्शल प्लान ने किस प्रकार अमेरिकन इंटरेस्ट को वरीयता दी और लॉन्ग टर्म में इस प्लान से सर्वाधिक लाभ अमेरिका को ही कैसे हुआ। तो आइए बिना देर किए हुए सबसे पहले मार्शल प्लान के सेलिएंट फीचर्स को विस्तार से समझते हैं, जिससे हमें यह समझने में सुविधा होगी कि किस प्रकार यह अमेरिका के लिए फायदेमंद रहा। व्हाट इज मार्शल प्लान? अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज सी मार्शल के नाम पर इस योजना का नाम मार्शल प्लान रखा गया था। जॉर्ज सी मार्शल ने इस योजना की रूपरेखा पहली बार 1947 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के दौरान प्रस्तुत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यूरोप के युद्ध के कारण क्षतिग्रस्त शहरों, इंडस्ट्रीज और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकंस्ट्रक्शन करना, यूरोपीय देशों के बीच ट्रेड बैरियर्स को दूर करना और वेस्टर्न यूरोप के देशों पर सोवियत रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना था। इस योजना के तहत 1948 से 1951 के मध्य 18 यूरोपियन कंट्रीज को लगभग $13 बिलियन की मदद दी गई थी। मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ECA नामक एक रेगुलेटरी बॉडी का गठन किया था। ECA मार्शल प्लान के अंतर्गत दिए जाने वाले फंड्स की सख्ती से निगरानी करती थी। ECA के ऑफिसर्स यूरोप के विभिन्न देशों में नियुक्त किए गए थे, जो यूरोपीय देशों की प्रायोरिटी के हिसाब से फंड्स को डायरेक्ट और अप्रूवल प्रदान किया करते थे। इस प्लान को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिले। इसके लिए यूरोपियन कंट्रीज द्वारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन OEEC नामक संस्था की स्थापना की गई, जो प्रोग्राम के की कंपोनेंट को लागू करने और ट्रेड बैरियर्स को कम करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती थी। मार्शल प्लान से डेवलपमेंट के लिए फंड लेने पर यूरोपीय देशों को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज करने के लिए सहमति देनी पड़ती थी। जैसे रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स उन्हें अमेरिकी सप्लायर से ही खरीदने पड़ते थे। ECA यूरोपियन इंडस्ट्रीज को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती थी।
इस प्रोग्राम के माध्यम से 1951 तक यूरोपियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 55% और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में 37% तक की वृद्धि हुई। यूरोपियन इकोनॉमी के रिकंस्ट्रक्शन में मार्शल प्लान के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए जॉर्ज सी मार्शल को 1953 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। आइए अब हम देखते हैं कि मार्शल प्लान से अमेरिका को क्या लाभ हुए। प्रॉफिट फॉर द यूएस। 20वीं सदी के प्रारंभ में ही अमेरिका विश्व की एक प्रमुख इंडस्ट्रियल कंट्री के रूप में उभर चुका था और इंटरनेशनल ट्रेड में फ्री मार्केट एक्सेस और ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स को खत्म करने की डिमांड कर रहा था। परंतु इस समय उसकी नीति यूरोपीय मामलों में टांग न अड़ाने की थी, लेकिन अंत में उसे दोनों वर्ल्ड वॉर्स में इंटरफियर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। दोनों वर्ल्ड वॉर्स के दौरान अमेरिका ने यूरोपीय देशों को न सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, मशीनरी और फूड सप्लाई किया था, बल्कि भारी मात्रा में लोन भी दिया था, जिसे इन देशों को चुकाना था। परंतु युद्धों के कारण यूरोपीय देशों की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। ऐसे में ये देश इन लोन्स को चुकाने में सक्षम नहीं थे। इस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूरोपियन बेस्ड ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर बिखर गया, तो अमेरिका को अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट फुलफिल करने और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का सुनहरा अवसर मिल गया। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मार्शल प्लान ने किस तरह अमेरिका को नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में हेल्प की। सोवियत कंटेनमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ नेटो। इस योजना के जरिए अमेरिका यूरोप में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और सोवियत रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को भी कम करना चाहता था। वास्तव में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पर यूरोप दो भागों में बंट गया था। ईस्टर्न ब्लॉक में सोवियत रूस और उसके सैटेलाइट कंट्रीज जैसे ईस्ट जर्मनी, बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया आदि आते थे, और वेस्टर्न ब्लॉक में वेस्ट जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पुर्तगाल, लक्जमबर्ग और तुर्की आदि देश सम्मिलित थे। एक ओर जहां सोवियत रूस के नेतृत्व में ईस्टर्न ब्लॉक के देश सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का प्रतिनिधित्व करते थे, वहीं अमेरिका के नेतृत्व में वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का प्रतिनिधित्व करती थी। यूरोप के इन दो ब्लॉक्स में विभाजित हो जाने से अमेरिका और सोवियत रूस के बीच कोल्ड वॉर की सिचुएशन पैदा हो गई थी, जिसके कभी भी वास्तविक संघर्ष में तब्दील होने की आशंका बनी रहती थी। मार्शल प्लान के माध्यम से सबसे पहले ग्रीस और टर्की को फंड उपलब्ध कराए गए थे। ये दोनों देश सोवियत रूस के कम्युनिस्ट ब्लॉक के नजदीक स्थित थे और इन दोनों की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब थी। ऐसे में अमेरिका को लगता था कि इन देशों में भी कम्युनिस्ट सपोर्टर्स द्वारा तख्ता पलट किया जा सकता है। यदि ये दोनों देश सोवियत रूस के इन्फ्लुएंस में आ जाते, तो सोवियत रूस की सीधी पहुंच मेडिटेरेनियन सी तक हो जाती, जिससे वेस्टर्न यूरोप को गल्फ से होने वाली ऑयल सप्लाई के ब्लॉक हो जाने का खतरा मंडराने लगता। ऐसे में अमेरिका इन देशों में सोवियत रूस का इन्फ्लुएंस बढ़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। मार्शल प्लान के साथ ही अमेरिका के नेतृत्व में यूरोप की कलेक्टिव सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का गठन किया गया। इस प्रकार मार्शल प्लान द्वारा यूरोपियन कंट्रीज के इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन और नेटो के गठन के जरिए अमेरिका ने सोवियत रूस का वेस्टर्न यूरोप की ओर विस्तार रोक दिया। आइए अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि मार्शल प्लान ने किस प्रकार अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाया। प्रॉफिट फॉर अमेरिकन कंपनीज। मार्शल प्लान के तहत यूरोपीय देशों को अपनी जरूरत का रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अमेरिका से ही खरीदना पड़ता था, जिसके चलते अमेरिकी कंपनियों को यूरोपीय बाजारों का एक्सेस मिला। इससे पहले यूरोपियन कंट्रीज ने अपने बाजारों में फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट के ऊपर हैवी टैरिफ इंपोज कर रखे थे, परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्हें अपनी प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज छोड़नी पड़ी। इसका लाभ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज दोनों को हुआ। अमेरिकी कंपनियों ने यूरोप को मशीनरी, फूड, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया, तो दूसरी ओर यूरोपियन प्रोडक्ट्स का अमेरिकी मार्केट में प्रमोशन करने के लिए ट्रेड फेयर लगाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोपियन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में भी वृद्धि हुई। इस तरह से यूरोप और अमेरिका एक दूसरे से लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के जरिए जुड़ गए। 1948 में मार्शल प्लान के प्रारंभ होने के बाद यूरोप और अमेरिका के बीच किस तरह फ्री ट्रेड को बढ़ावा मिला, आइए देखते हैं। एनकरेजमेंट ऑफ फ्री ट्रेड।
यूरोपियन कंट्रीज के इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के बहाने अमेरिका को न सिर्फ यूरोप के मार्केट का एक्सेस मिला, बल्कि उसने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट कर यूरोप में होने वाले संघर्षों की संभावना को भी बहुत हद तक कम कर दिया। आगे चलकर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से मिलने वाले लाभ को देखकर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन का गठन किया। इसके अलावा उसने यूरोपीय देशों पर कॉलोनीज को आजाद करने का भी दबाव बनाया। आर्थिक रूप से जर्जर यूरोपीय देश वैसे भी लंबे समय तक अपनी कॉलोनीज पर नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम नहीं रह गए थे। ऐसे में ये कॉलोनीज एक एक करके आजाद होती गईं। इन कॉलोनीज के आजाद होने के बाद अमेरिका को बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के नए आजाद हुए देशों में एक बड़ा बाजार उपलब्ध हो गया। इस दौरान अमेरिका ने ज्यादा से ज्यादा देशों को कैपिटलिस्ट ब्लॉक में शामिल करने का प्रयास किया। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अपने अनुकूल इकोनॉमिक पॉलिसीज बनवाने के लिए अमेरिका ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में अपने इन्फ्लुएंस का जमकर इस्तेमाल किया। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे मार्शल प्लान ने अमेरिकन वैल्यूज को वर्ल्ड स्टैंडर्ड बनाकर अमेरिका को सॉफ्ट पावर के रूप में पेश किया। शोकेसिंग यूएस सॉफ्ट पावर। मार्शल प्लान द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के साथ ही अमेरिकन सोशल एंड आर्टिस्टिक वैल्यूज का भी यूरोप में प्रसार हुआ। जिस तरह मार्शल प्लान ने यूरोप के इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प की थी, उसी तरह हॉलीवुड की फिल्मों में भी अमेरिका को वर्ल्ड सेवियर के रूप में दिखाया जाने लगा। इन फिल्मों में अमेरिका को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री विल, एंटरप्रेन्योरशिप और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के रक्षक के रूप में दिखाया जाने लगा। कोका कोला, पेप्सी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स और मैकडॉनल्ड्स फास्ट फूड रेस्टोरेंट आदि का यूरोपियंस की फूड हैबिट्स पर गहरा असर पड़ा। अमेरिकन कंज्यूमरिज्म का यूरोप पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ यूरोपियन सोसाइटी में भी कंज्यूमरिज्म में वृद्धि हुई। इन सब का कलेक्टिव इफेक्ट यह हुआ कि अमेरिकन वैल्यूज वर्ल्ड स्टैंडर्ड बन गई, जिन्हें अमेरिकन्स द्वारा पूरे विश्व में प्रमोट किया जाने लगा। कंक्लूजन। मार्शल प्लान को अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के सबसे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स में से एक माना जाता है। ट्रूमन और मार्शल का मानना था कि यदि जल्द ही वेस्टर्न यूरोप की वीक इकोनॉमी का रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया गया तो जनता का लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से विश्वास उठ जाएगा और यूरोपियन जनता पॉपुलिस्ट अथॉरिटेरियन रेजीम को तरजीह देने लगेगी। ऐसे में अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर्स और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एलाइज के कमजोर होने पर अमेरिका की खुद की सुरक्षा प्रभावित होगी। मार्शल प्लान द्वारा मिली आर्थिक सहायता से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई और नेटो के रूप में कलेक्टिव सिक्योरिटी की गारंटी मिलने से इन देशों में सोवियत रूस के विस्तार को भी रोकने में सफलता मिली। इस प्रोग्राम के सफलतापूर्वक संचालन के बाद ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में अमेरिकन इन्फ्लुएंस में वृद्धि हुई। 1948 के बाद यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसी मेकिंग में अमेरिका ने डिसाइसिव रोल प्ले करना शुरू कर दिया। ये सभी इंस्टीट्यूशंस विश्व के अन्य देशों को फाइनेंशियल और डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं। इस तरह ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के रूल्स एंड रेगुलेशंस अमेरिकी इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाए जाने लगे। इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर को वरीयता मिलने की वजह से यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी के रूप में उभरा और अधिकांश देश अपना फॉरेक्स रिजर्व यूएस डॉलर में रखने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका की इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसीज अन्य देशों की इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसीज पर भी असर डालने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए अमेरिका द्वारा मार्शल प्लान की शुरुआत की गई थी और इसका सर्वाधिक लाभ भी अमेरिका को ही मिला। इस प्रोग्राम ने वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के कॉमन इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को एक सूत्र में बांध दिया था। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।